फेड ने दरों में नहीं किया कोई बदलाव, लेकिन दिसंबर में दरें बढ़ाने के दिए मजबूत संकेत। कहा आर्थिक आंकड़े और महंगाई दर के मोर्चे पर हालात बेहतर। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के चलते अमेरिकी बाजारों में अनिश्चितता। लगातार 7वें दिन S&P 500 गिरकर बंद। एशिया में कमजोर शुरुआत, जापान का बाजार आज बंद। फेड की दरें स्थिर रखने के फैसले के बाद सोना चमका। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के दाम $1300 के पार। 3% की गिरावट के बाद क्रूड में निचले स्तर से सुधार। अंबुजा सीमेंट से आज अच्छे नतीजों की उम्मीद, मार्जिन्स में उछाल के आसार, लेकिन आईटी कंपनी एम्फेसिस कर सकती है निराश। डॉक्टर लाल पैथलैब्स और बर्जर पेंट्स के अच्छे अनुमान। रतन टाटा के खिलाफ आर पार के मूड में है टीम साइरस मिस्त्री। रेगुलेटर का दरवाजा खटखटाने की तैयारी। CNBC आवाज एक्सक्लूसिव। और आज शुरू होगी GST काउंसिल की 2 दिन की अहम बैठक। टैक्स रेट और ड्यूअल कंट्रोल के मुद्दे पर होगी चर्चा। फेड की अहम बैठक के बाद दुनिया भर के बाजार सुस्ती के मूड में, और फेड का डिसीजन भाई जो बाजार की उम्मीदों के मुताबिक है। बड़ा सवाल ये कि क्या 8,500 के लेवल को निफ्टी होल्ड कर पाएगा, क्या रिकवरी होगी तो कितनी और कितनी टिकाऊ, इस पर होगा हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत घई, और हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे 2 खास मेहमान। ट्रेडस्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन और rajatbose.com के रजत बोस। लेकिन ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर नजर डालिए। यूएस फेड की बैठक, अनुमान था कुछ नहीं होगा, और देखिए कुछ होता हुआ दिखा भी नहीं है। और अब ये बात हो रही है कि दिसंबर में ब्याज दरें हो सकता है वहां पर बढ़ जाएं। तो एक तरह से ये इवेंट अब हमारे पीछे है, लेकिन यूएस में जो सबसे बड़ा इवेंट है जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, वो अगले हफ्ते मंगलवार को होने वाले चुनाव हैं और वोटिंग है। तो वो इम्पोर्टेंट है अनिल। और आप देखिए उससे पहले क्या गिरावट देखने को मिल रही है। 7 दिनों से लगातार S&P गिर रहा है। यूरोप 8 दिन से गिर रहा है। डाउ ने तो कल 18,000 का स्तर भी तोड़ दिया। तो चिंता मुझे लगता है कि फेड की तो थी नहीं, किसी को इलेक्शंस की थी नहीं। बिल्कुल, और अमेरिकी इलेक्शन की वजह से ही ये कमजोर होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि फेड का सबको अंदाजा है कि इस मीटिंग में कुछ होना नहीं है, दिसंबर में बढ़ना लगभग तय है। और फेड ने मेरे ख्याल से वही सब कुछ कहा। तो अब क्रूड और यूएस इलेक्शन, ये 2 हैं जो शायद दुनिया भर के बाजारों की दिशा तय करें। बिल्कुल, तो ये 2 इवेंट्स जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए DBS बैंक की इकोनॉमिस्ट राधिका राव जुड़ चुकी हैं। राधिका, हाय, गुड मॉर्निंग। आपको क्या लग रहा है मैम, अब वो इवेंट तो निकल गया, अगला इवेंट यूएस का इलेक्शन है और उसके ऊपर सबसे ज्यादा सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। गुड मॉर्निंग। हाँ, जब यूएस फेड का मीटिंग हुआ है उससे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थे नहीं मार्केट से। यही सिग्नल के लिए वेट कर रहे थे कि वो दिसंबर के लिए क्या बेस बनाएंगे, और उन्होंने काफी क्लियरली कहा है कि डेटा इंप्रूव हो रहा है, लेकिन उन्हें और भी डेटा पॉइंट्स चाहिए। तो इस हफ्ते नॉन फार्म पेरोल्स आएंगे, अगले महीने भी आएंगे। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, वेज प्रेशर्स बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने स्टेज सेट कर दिया है कि नेक्स्ट मंथ हाइक होने वाला है। उसके साथ ही जैसे आपने राइटली कहा, अभी तो इलेक्शन के बारे में ही ज्यादा चर्चा चल रही है, एंड स्पेशली आई थिंक वो फेड के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो ट्रम्प उन्होंने उनके कमेंट्स में कहा है कि फेड ने बहुत देर के लिए रेट्स कम ही रखे हैं एंड वो शायद बबल्स फॉर्म कर सकते हैं। तो फेड के लिए और मार्केट्स के लिए आई थिंक इलेक्शन काफी इम्पोर्टेंट रहेगा। बिल्कुल, शुक्रिया बहुत बहुत आपका ये जानकारी हमें देने के लिए। तो अनिल, निगाहें तो सबकी यूएस के इलेक्शंस पर टिकी हुई है, लेकिन उससे पहले देखिए भारतीय बाजार नर्वस। कल बड़ी मुश्किल से 8,500 के स्तर को हमने तोड़ा नहीं, और ये बताइए कि 8,500, 8,700 इस रेंज की बात हो रही थी। लगता है 8,500 आसानी से टूट जाएगा और हम नीचे जाएंगे, या आपको लगता है बाजार इस समय बहुत बढ़िया प्लेस्ड है, एक बाउंस के लिए प्ले करना चाहिए? आज क्या होनी चाहिए ट्रेडर्स की रणनीति? बाउंस होना है तो यहीं से होना है, ये बात साफ है। और बस सवाल एक ही है हेमंत कि बाउंस टिकाऊ हो पाएगा क्या, और दूसरा है कि कितना बड़ा होगा। ओके, ये 2 चीजें हैं जो जानने में इंटरेस्ट है। अब आज के लिए सबसे अहम लेवल 8,500 का ही है, और वो इसलिए याद है कि
पिछले 2 बार में अटेम्प्ट किया हमने, 8,500 को तोड़ा नहीं, तो 2 बार तो लकी रहे, तीसरी बार भी लकी रहे तो अच्छी बात है। और वो डेटा में हम जब वायदा कारोबार की बात करेंगे तो एक मैं पूरा खुलासा कहूंगा कि क्यों 8,500 की ज्यादा अहमियत है। लेकिन एक बात तय है कि अगर 8,500 के नीचे हम टिक गए, घंटा 2 घंटा बिता दिया, और स्पेशली 8,475, ओके, तो फिर एक बात है कि बिकवाली का दबाव काफी जबरदस्त बढ़ेगा। तब शॉर्ट पोजीशंस के साथ साथ तेजी करने वाले जो ट्रेडर्स जिनकी पोजीशन है, उन्होंने मन में कहीं न कहीं ये स्टॉप लॉस बना रखा है कि 8,500 के नीचे अगर बाजार टिक जाए तो फिर हमें तेजी में नहीं रहना। तो वो जो प्रेशर आएगा वो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में ज्यादा आएगा और वहां पर दिक्कत बनेगी। अब जहां तक 8,500 का अगर होल्ड कर पाते हैं तो उसके लिए एक ही कंडीशन है कि आज एशियाई बाजार की शुरुआत पर नजर रखें। इस वक्त जो एशियाई बाजार दिख रहे हैं 1/4% नीचे के आसपास, थोड़ा बहुत ऊपर, इतना भी अगर हम नीचे देखें एशियाई बाजारों को तो मुझे नहीं लगता कि एसडेक्स निफ्टी की तर्ज पर हम नीचे खुलेंगे, हो सकता है हम पॉजिटिव खुल जाए। अगर यही सिचुएशन एशियाई बाजारों की रहती है तो ऊपर खुलने के चांस ज्यादा बनते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हम 8,500 के नीचे खुलने चाहिए, अनलेस कि एशियाई बाजार आधा 0.5% 1% गिर जाए, तब तो एक अलग बात है। तो एशिया पर नजर रखिए शुरुआती कारोबार में। अब रिकवरी कितनी होगी? रिकवरी में पहला जो अहम लेवल है या रेंज है वो है 8,550 8,575। इस रेंज तक पहला अटेम्प्ट करेगा बाजार जाने का, और उसके बाद 8,600 8,625, ये 2 लेवल हैं। तो आप निफ्टी को 2 तरीके से ट्रेड करते हैं। अगर आप हरे निशान में खुलें, ज्यादा तेजी के साथ न खुले, 8,475 को एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मान लें और खरीदारी करें 8,550 8,575 के टारगेट के लिए, छोटे टारगेट के लिए। दूसरा तरीका है इसी रेंज में शॉर्ट करें निफ्टी को और ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस रखें 8,625 का, टारगेट आपका 8,500 के आसपास का होगा। 8,600 बेहद अहमियत वाला लेवल है ऊपर की तरफ, मैं वायदा कारोबार के डेटा में आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले बैंक निफ्टी ये भी बेहद इंटरेस्टिंग लेवल पर आ चुका है, क्योंकि पिछले 2 बार में बैंक निफ्टी ने भी 19,100 के लेवल को तोड़ा नहीं है। तो 19,100 बैंक निफ्टी के लिए बहुत अहमियत वाला लेवल है। और आज वायदा कारोबार में वीकली एक्सपायरी भी है बैंक निफ्टी की, तो ये लेवल होल्ड होना बहुत जरूरी है। 19,300 के पार अगर आज बैंक निफ्टी निकलकर टिक जाए तो फिर आप अपनी मंदी की पोजीशन को काटने की कोशिश करें। तेजी जो फेस करनी है बैंक निफ्टी में वो होगी 19,500 के पार ही, और रिकवरी आई तो रिकवरी की लीडरशिप बैंक निफ्टी से आएगी जब हम एफआईएस के डेटा डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल 19,000 19,100 नीचे बैंक निफ्टी पर सपोर्ट, 19,300 के ऊपर मंदी काटे, 19,500 के ऊपर फ्रेश तेजी करें। जहां तक सेक्टर्स का सवाल है, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयर, लॉजिस्टिक्स और जीएसटी से जुड़े हुए शेयर मुझे लगता है मजबूती दिखा सकते हैं। कमजोरी होनी है तो ऑयल एंड गैस शेयरों में हो सकती है, मेटल्स में हो सकती है, ग्लोबल मार्केट्स की वजह से थोड़ा बहुत सीमेंट शेयर कमजोर हो सकते हैं। ये सेक्टर्स हैं जो कमजोरी की तरफ इशारा करते हैं। ऑलराइट, चलिए तो इन सेक्टर्स के ऊपर रखिए नजर। जीएसटी ये इंपॉर्टेंट इवेंट है आज के लिए, अगर कोई अच्छा संकेत आता है तो फिर जो आप बाउंस की बात कर रहे हैं उसमें ये जो है आग में घी का काम कर सकता है जीएसटी का इवेंट, अगर रेट के ऊपर बाजार को सेंस होता है कि सहमति बनती हुई नजर आती है। और एक और अच्छी बात हुई है, डॉलर 97 पर आ गया है, तो 99 के पास जो 100 की बातें हो रही थी वो देखिए कम होती हुई नजर आ रही है। वीकली एक्सपायरी की तो आपने बात कही, कच्चा तेल कल देर रात बहुत तेजी से गिरा था और आज देखिए उछाल दिखा रहा है। तो हो सकता है सेकेंड हाफ में 8 दिन से जो यूरोप के मार्केट्स गिर रहे हैं, 7 दिन से S&P गिर रहा है, वो शायद उछाल दिखा दे, ये चांसेस हैं। तो रिकवरी होनी है तो मुझे लगता है शायद फर्स्ट हाफ से होना शुरू हो। वेरी नाइस। हाँ, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हम यूरोप के खुलने तक का इंतजार नहीं करेंगे, और इसीलिए मैं थोड़ा बोल्ड कॉल लेने की कोशिश कर रहा हूँ। SGX निफ्टी शायद मेरे ख्याल से 25 पॉइंट नीचे दिख रहा था, पता नहीं, मेरी गट फीलिंग ये कह रही कि हम इतना नीचे ना खुलें। मतलब मैंने बल्लेबाज वैसे आज उतारा। अच्छा यही सब फैक्टर्स हो जाते। अच्छा, और कच्चा तेल तो भारत के लिए अच्छा है ना, अगर इतना गिरता है। बहरहाल चलिए, ये तो बात हुई इन फैक्टर्स की जो बुल्स के फेवर में। बेयर्स वाले फैक्टर्स भी आपको थोड़ी देर में आगे बताएंगे, लेकिन बेयर्स के लिए सबसे अच्छी चीज ये हो रही है उनके लिए कि एफआईएस की तरफ से लगातार बिकवाली हो रही है, और अब से नहीं 19 सेशंस में से 12 सेशंस में एफआईएस ने सिर्फ और सिर्फ बिकवाली ही करी है। ये आंकड़ा सुधर नहीं रहा है, अक्टूबर से खराब हुआ है और नवंबर सीरीज में से देखिए अब तक जितने भी दिन हुए ये आंकड़ा सेलिंग का ही आ रहा है। और ये सुधरेगा हेमंत तो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के इलेक्शन के रिजल्ट के बाद, उससे पहले नहीं। अब वैसे ज्यादा दिन बचे भी नहीं है। एक चीज जो साफ दिख रही है वो ये कि अच्छा, ये बिकवाली सिर्फ ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान की प्रॉब्लम है, सब में ग्लोबली पूरी दुनिया भर में एफआईएस क्या कर रहे हैं, वो अपना एक्सपोजर इक्विटी में कम कर रहे हैं। तो हर जगह से वो इक्विटी में, अच्छा, और सही भी है कि आपके सामने बड़ी इवेंट्स हैं, और अल्टीमेटली देखिए इलेक्शन का रिजल्ट जब तक नहीं आता तब तक आप दावे से तो नहीं कह सकते यही होगा कि ट्रंप नहीं जीतेंगे या हिलरी जीतेगी। अच्छा, मार्जिन बहुत कम है, तो वो डर तो एफआईएस को है और इसी वजह से वो इक्विटी में एक्सपोजर कम कर रहे हैं। दूसरी बात, जब आपको इक्विटी के सामने
फिक्स इनकम ज्यादा बेहतर दिख रहा है, जब आपको पता है गोल्ड में तेजी होती दिख रही है, तो थोड़ा थोड़ा पैसा दूसरे एसेट क्लास में जा रहा है, वो साफ नजर आ रहा है। तो एफआईज की बिकवाली इंडिया स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन इंडिया में है तो हमें सावधान रहना होगा। लेकिन एक डेटा जो मैं बहुत स्ट्रांगली आज हाईलाइट करना चाहता हूं, क्योंकि आपने इतने तेजी के पॉइंट बताए, उसमें से एक और बताता हूं। पुट कॉल रेशियो नहीं, 800 करोड़ की कल जो इंडेक्स फ्यूचर्स में बिकवाली हुई है जी जी हेमंत, उसमें इंटरेस्टिंग बात यह कि एफआईज ने निफ्टी बेचे हैं, लेकिन बैंक निफ्टी में नेट खरीदारी की है। और आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी का दिन है, वीकली एक्सपायरी का। तो अगर तेजी होनी है, बाजार में मजबूती का रुझान दिखना है, तो आप बैंक निफ्टी पर ही नजर रखिए, वहीं से संकेत पहला मिलेगा, निफ्टी से नहीं मिलेगा। तो ये एक अच्छा संकेत है। लेकिन हाँ, निफ्टी में बड़ी बिकवाली की है, स्टॉक फ्यूचर्स में बिकवाली रोकना थोड़ा अच्छा संकेत है। लेकिन कुल मिलाकर डेटा इसमें कोई डाउट नहीं खराब है, और ये डेटा मैं सुधरने की उम्मीद भी नहीं कर रहा हूं जब तक कि इलेक्शन ना हो जाए। बिल्कुल, तो दर्द बैंक निफ्टी ने दिया है, तो उम्मीद की जाए कि दवा जो है वो बैंक निफ्टी से ही मिलती हुई नजर आए। लेकिन ये बताइए, एफएनओ से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं, और खास तौर पर पुट कॉल रेशियो तो आपने जरूर देखा होगा, कहां पर आया, क्या ये बाउंस के लिए इशारा कर रहा है, थोड़ा और नीचे आएगा? मतलब वो उस लेवल पे नहीं है जहां मैं बड़ा एकदम कॉन्फिडेंटली ये कह दूं कि नहीं बिल्कुल 100% आप मंदी काट ही लीजिए, बड़ी तेजी करिए, वो लेवल नहीं आया है। मतलब क्योंकि पुट कॉल रेशियो है 0.95 पर, जो कि बैलेंस्ड है। तो 0.8 0.77 आए तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। 0.82 भी आ जाता ना, तो भी मैं कहता था कि ये तो मंदी काट ही लेने का वक्त है। इसीलिए मैंने कंडीशनल बाय दे रहा हूं कि 8,500 के नीचे टिकना नहीं चाहिए। क्यों? उसका एक सबसे बड़ा रीजन, 41 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है 8,500 पर निफ्टी में। अगर आप 8,525 एक पॉइंट और सेफ्टी के लिए ले लीजिए 8,475 मसलन, अगर आप 8,475 के नीचे घंटा भर बिता दिए, 2 घंटा बिता दिए, तो फिर तेजी करने वाले ट्रेडर्स का कॉन्फिडेंस टूटेगा, पहली बात। और वो कॉन्फिडेंस टूटता हुआ आपको दिखेगा मिड कैप शेयरों में, जो एफएनओ में मिड कैप स्टॉक्स है, वहां पर अनवाइंडिंग यानी कि बिकवाली का प्रेशर तेजी करने वाले ट्रेडर्स का बनेगा, वो बाजार का मूड खराब करेगा। इसलिए ये लेवल सबसे अहमियत है। और प्लस निफ्टी में जिन्होंने पुट बेचे हुए यानी कि तेजी की पोजीशन बनाई हुई है, और जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं उन्हें ज्यादा डर होता है कि अपने अहम स्टॉप लॉसेस को होल्ड करने का। तो ऐसे में 8,500 के नीचे 8,475 के नीचे टिक जाए तो फिर आप तेजी में न रहें, ये पहला संकेत है नीचे की तरफ। अब ऊपर तेजी कब बनेगी, और उस लेवल को मैंने चुना है 8,600 को। क्यों? क्योंकि कल देखिए 8,600 के लेवल पर पुट में 6 लाख शेयर कम हुए, साथ में कॉल में 9 लाख शेयर जुड़े हैं, यानी कि 15 लाख शेयरों का एक तरह से एडजस्टमेंट हुआ है 8,600 के लेवल पर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि तेजी करने वाले ट्रेडर्स ने मान लिया कि 8,600 को पार करना इतना आसान नहीं है, और मंदी करने वाले ट्रेडर्स ने भी मान रखा है कि 8,600 के ऊपर बाजार जाना कम नजर आता है। तो वो लेवल ऊपर के लिए रस्सा कशी वाला वो लेवल हो गया। तो रेंज बहुत साफ दिख रही है 8,500 8,600। तो ऐसे में वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए बेहतर है जितना आप 8,600 के नजदीक बाजार को देखें, या तो शॉर्ट करें या अपनी तेजी की पोजीशन कम करें। देखिए बाजार रिकवरी देगा भी तो बहुत मुश्किल आने वाली ऊपर के लेवल पर टिकने में, क्योंकि डेटा इतने मजबूत नहीं है, इवेंट सामने, फंसे हुए लोग हैं, वो निकलना चाहते हैं। तो जो तेजी बनेगी वो सिर्फ शॉर्ट कवरिंग की वजह से बनेगी, और शॉर्ट कवरिंग में मुझे नहीं लगता 8,600 8,625 के पार निकल सकते हैं। तो ऊपर काफी अटकना है, तो बेहतर ये बड़ी इवेंट्स आपके सामने, डेटा ये बता रहे हैं थोड़ा हल्का रहे, पोजीशन चाहे आपकी तेजी की तरफ हो या मंदी की तरफ कम रखना समझदारी है। और इंश्योरेंस जिसे हम हेजिंग कहते हैं, पुट या कॉल, आपकी जो पोजीशन है, तेजी की पोजीशन है तो पुट लेकर रखें, मंदी की पोजीशन है तो कॉल लेकर रखें। ओवरनाइट पोजीशन रखने में निफ्टी में या फिर स्टॉक्स में भी हो तो निफ्टी में आप हेजिंग करके जरूर रखें। चलिए, तो अगले 4 दिन थोड़े आपको और मुश्किल वाले हो सकते हैं, क्योंकि 8 नवंबर को 4 ट्रेडिंग सेशंस, 8 नवंबर को दरअसल इलेक्शंस होने वाले हैं, और उससे पहले असमंजस वाला माहौल दुनिया भर के बाजारों में बना हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि 8,500 अगर टूट गया, जिसका डर कल सेकेंड हाफ में तो बहुत लग रहा था कि कहीं टूट ना जाए, कहीं टूट ना जाए, टूट गया तो फिर अगला सपोर्ट लेवल क्या है? चलिए इस पर बात करते हैं। हमारे साथ रजत बोस जुड़ चुके हैं। रजत, 8,500 टूट गया तो कहां आके रुकेगा, और अगर यहां से बाउंस होना है तो कितनी तेजी बन सकती है, ये बताइए। देखिए हेमंत, पहले आपको मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। ये बात ये है कि अभी ऑलरेडी अनिल जी का बात सुन के एटलीस्ट वो नहीं लगा कि उन्होंने डूम्सडे सिनारियो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कल के दिन जब बाजार गिर रहे थे, कई सारे कमेंटेटर्स
का डूम्सडे सिनेरियो टाइप का, मतलब 8450 तो टूट ही जाएगा, उसके बाद में 8150 आने वाला है। जबकि ये मालूम है कि फरवरी से लेके वो 8,900 के ऊपर में जो टॉप बनाया था उसका 38.2% रिट्रेसमेंट 8150 के आसपास ही आता है। लेकिन मैं एक चीज खुलासा करना चाहता हूं कि जो बीच में ये डाउन स्विंग के पहले, ये 7 सितंबर से जो डाउन स्विंग चालू हुआ है, उसके पहले आपने जो अपस्विंग देखे थे जून से जो चालू हुआ था वो 73 डेज का था। अभी तक ये 56-57 ट्रेडिंग सेशंस कैलेंडर डेज काउंट करके आया है। तो वो जो तेजी था वो काफी लंबा था, 2000 पॉइंट के आसपास था, और अभी उसका ड्यूरेशन भी 73 डेज का था, और अभी ये सिर्फ 500 पॉइंट की हुआ है, लेकिन ड्यूरेशन 56 कैलेंडर डेज का हुआ है। प्राइस एंड टाइम ऑन बोथ काउंट्स इंटरमीडिएट अप ट्रेंड में इतना कोई खतरा नहीं पैदा हुआ है। ये तो ध्यान पे रखना चाहिए कि बेयर्स जब स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ एक्वायर करता है तो उसको एटलीस्ट 1 काउंट में उसको आगे निकलना है। अभी जो शॉर्ट टर्म में जो सपोर्ट आज के दिन बहुत अहम रहेगा वो है 8463 से लेके 8449। ये जो 14-15 पॉइंट का जो जोन है ये बहुत तगड़ा सपोर्ट है। ये टूट जाए, इंटरडे टेस्ट हो सकता है। देखिए अभी सेटअप जैसा है कि 8500 टूटने वाला है, हो सकता है टूट जाए, वो एक पॉसिबिलिटीज है। जब तक रिकवरी की सवाल है, मैं मानता हूं कि 8552 से लेके 8573 ये जो रेंज है ये बहुत अहम रेंज है। 8552-53 के आसपास में 89 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और 8573 में ऐसे ही एक सपोर्ट था पहले, वो अभी टूट चुका है, तो वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये 20 पॉइंट जोन कल भी क्रॉस नहीं कर पाया, एक बार के लिए इसको अटेम्प्ट करके भाग के ऊपर जाने की चेष्टा भी नहीं कर पाया, तो वो रेंज पहले पार कर ले तो अनिल जी का जो 8625 का टारगेट है वहां तक पहुंचने में इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन ये रेंज को मद्देनजर रखते हुए आपको तेजी या मंदी जो आप करेंगे उसी हिसाब से खेलिए। मेरा स्ट्रेटेजी ये होगा कि 8550 के आसपास जाए और वहां पे मोमेंटम लूज कर जाए तो हम वहां पे एक बार शॉर्ट करेंगे। नीचे 8500 तोड़ने की उम्मीद है, तो वो अगर तोड़ दे तो हम नहीं उम्मीद करते हैं कि 8450 टूट जाएगा। तो उसी लेवल के आसपास अगर कोई कारण से शुरू में खुल के नीचे जाके 8460 के आसपास अगर पहुंच जाता है, मान लीजिए कि 8475-70 कोई भी लेवल आता है, तो 8445 का स्टॉप लॉस लगा के वहां पे एक बार बाइंग करने का चेष्टा तो जरूर करूंगा, क्योंकि हमको लगता है यहां से एक बार बाउंस आना ही चाहिए, चाहे सिचुएशन कितना ही खराब हो जाए। ठीक बात है सर। तो चलिए उछाल में बिकवाली होगी, अनिल भी यही कह रहे थे, कम से कम रजत भी इसी तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन हमारे बाकी के एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं ये हम आपको बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स की राय और उनके व्यूज के बाद हम आपको बताएंगे कौन से वो 5 स्टॉक्स हैं जहां पर आपकी नजर रहनी चाहिए। संदीप जैन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनके बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज भी आपके सामने रखेंगे। तो एक्शन भरपूर है, आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन और वक्त हो गया अब ये जानने का कि हमारे 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स को क्या लग रहा है, 8500 टूट जाएगा या नहीं टूटेगा। पहली राय आपकी स्क्रीन पर कुणाल दायमा की कह रहे हैं टूट जाएगा, 8450 तक भी जा सकता है, 8560 का स्टॉप लॉस रखिए। लेकिन विकास सालुंखे निर्मल बैंक सिक्योरिटीज के खरीदना चाहते हैं निफ्टी 8470 के स्टॉप लॉस के साथ 8670 तक के टारगेट के लिए। किरण यादव की राय भी खरीदारी की तरफ ही है और वो भी कह रहे हैं कि एक बाउंस के लिए आज आपको सुबह सुबह प्ले करना चाहिए, 8540 से 8560 तक जा सकता है, 8480 का स्टॉप लॉस भी रखिए। उछाल में बिकवाली करने की राय है विवेक गुप्ता की, 8540 से 8550 के आसपास वो करना चाहते हैं बिकवाली, 8585 का स्टॉप लॉस है और 8470 का लक्ष्य उनका भी। और निशान जैन भी बिकवाली ही करना चाहते हैं और उनको लगता है कि 8410 तक आ सकता है निफ्टी और 8550 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखिए। तो देखिए बुल्स और बेयर्स के बीच में क्या तगड़ा भिड़ंत आज होने वाला है। किसी की हिम्मत नहीं है 8500 पे शॉर्ट करें, जो शॉर्ट करने की बात कह रहे हैं वो भी उछाल में करने की बात कह रहे हैं, तो ये शायद
एक और फैक्टर है जो बुल्स के फेवर में आज नजर आए। शंघाई हरे निशान में लौटता हुआ दिख रहा है। इस बीच बता दूं कहां सपोर्ट दिख रहा है पांचों एक्सपर्ट को, 8,450, 8,475, ये 25 पॉइंट की रेंज है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और ऊपर की तरफ 8,550 से 8,600 की रेंज में जाकर रुकेगा बाजार, ये मानना है हमारे एक्सपर्ट का। लेकिन एसजेएक्स निफ्टी अब भी 25 अंक नीचे, लेकिन रिकवर हुआ है निचले स्तरों से, देखिए आप थोड़ा रिकवर हुआ है, लेकिन जितना होना चाहिए शायद उतना ही। देखते हैं हमारे बाजार खुलने तक एशियाई बाजार किस तरह का रुझान दिखाते। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और इस ब्रेक के बाद 5 का पंच, वो 5 स्टॉक्स जो खबरों के दम पर दिखेंगे आज एक्शन में। और कच्चे तेल से जुड़े हुए तमाम शेयरों पर रखे नजर। ओएनजीसी, केन इंडिया, ऑयल इंडिया इन सबके लिए नेगेटिव तो है, लेकिन नीचे स्तरों से कच्चे तेल में थोड़ा सुधार होता हुआ दिख रहा है। अमेरिका में क्रूड 3% फिसला है और वहां पर भंडार काफी बड़ा है, तो देखना होगा कल की कमजोरी के बाद आज ओएनजीसी किस तरह का प्रदर्शन करता है। बिल्कुल, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए अच्छी खबर और इन कंपनियों के लिए थोड़ी सी कमजोरी भरी खबर, लेकिन नजर रखिएगा प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स पर नंबर्स अच्छे आए हैं। 26% मुनाफा बढ़ा, इनकम में करीब 36% का इजाफा, और मार्जिन भी देखिए 7% से बढ़कर 9.25% के पार निकले हैं, तो अच्छे नंबर्स के दम पर यहां पर तेजी आज हो सकती है। श्री पुष्कर केमिकल्स, इन्होंने यहां पर एसओपी प्लांट में उत्पादन शुरू किया है और एक केमिकल प्लांट में इन्होंने ट्रायल शुरू की है। और नजर रखिएगा इंडो एमाइंस पर भी, ये भी एक केमिकल कंपनी है और इनके 10 प्रोडक्ट्स अब अमेरिका में बिकेंगे, वहां के पर्यावरण एजेंसी से इसको मंजूरी मिल चुकी है, तो आज यहां पर भी तेजी हो सकती है। केमिकल शेयर फोकस में रहेंगे वैसे भी, क्योंकि कच्चे तेल में ऊपरी स्तरों से काफी गिरावट देखी जा चुकी है। जेट एयरवेज को लेकर खबर, और घरेलू उड़ानों की संख्या बढ़ाने में इन्हें मुश्किल आ रही, क्योंकि पायलटों की कमी है और इस कमी की वजह से कई सारी उड़ानों में देरी भी होती दिख रही है। और विंटर शेड्यूल यानी कि सर्दियों के दिनों में कितनी उड़ानें बढ़ेंगी इसका शेड्यूल आ चुका है 3,517, तो ये थोड़ी नेगेटिव खबर, लेकिन सामने कच्चे तेल के दाम गिरना है इनके लिए एक पॉजिटिव खबर भी। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ हैं संदीप जैन साहब और रजत बॉस, और जैन साहब को शामिल करते हैं चर्चा में। जैन साहब, एक सिंपल सवाल है, वैसे तो आप बड़ी लंबे अवधि के लिए राय देते हैं, फंडामेंटल एक्सपर्ट है, लेकिन आज थोड़ी आपसे ना छोटी अवधि के लिए राय चाहिए। अमेरिका के इलेक्शन पर, अब से लेकर इलेक्शन तक क्या करना है बाजार में, कैसे सेफ रहना है, और खरीदारी करनी है या इलेक्शन के बाद करनी है, वो बताइए। नहीं, खरीदारी तो इलेक्शन के पहले ही करनी चाहिए अनिल जी, और सेफ्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लिवरेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिवरेजिंग नहीं करे पोजीशंस में। मुझे ऐसा लगता है कि 8 तारीख तक ये पूरा जो भी बना हुआ है माहौल वो बना रहेगा, 2-3 दिन और रह गए हैं, 2-3-4 ट्रेडिंग सेशंस, तो सेफ्टी के साथ खेले। और कहीं ना कहीं कुछ स्टॉक्स जो बहुत पिटाई हुई है वहां पे ले, एफएनओ में भी कई स्टॉक्स है, इवन जैसे कोल इंडिया है, रिलायंस है, यहां पे ले और साथ में कॉल भी बेचे। तो एक तो एफएनओ की स्ट्रेटेजी, और कैश मार्केट में डिलीवरी में काफी अच्छे स्टॉक्स है जहां पे भी करेक्शन अच्छा हो चुका है। कई बार ऐसा एक लेफ्ट आउट फीलिंग आई थी बीच में कि कई स्टॉक्स निकल गए हैं हाथ से, जैसे कि कुछ स्टॉक्स रेकमेंड किए हुए थे हमारे, एटलस साइकिल्स है या मुथूट कैपिटल है जो छोटी वाली मुथूट कंपनी है, तो इन टाइप के कई स्टॉक्स है। और हमने अभी दिवाली में भी कई पिक्स दिए थे, जैसे कि विधि डाइस्टफ है या आईटीएनएल है, इन सब में करेक्शन आ चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा थोड़ा करके एक बार लिया जा सकता है, और थोड़ा सा स्टैगर्ड बाइंग कर ले अगर सारा नहीं भी डाले, क्योंकि 8 तारीख को एक क्लैरिटी आ जाएगी इलेक्शन के बाद, क्लैरिटी के बाद और बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप वैसे भी थोड़ा सा कई बार, हालांकि आजकल लीडर्स यही हो रखे हैं, बट थोड़ा पीछे भी कई स्टॉक्स मिल जाते हैं। तो मेरे हिसाब से सेफ्टी के साथ कॉशियसली जहां पे करेक्शन हो चुका है उनको ले, और लिवरेजिंग पे ध्यान न दें, और अगर लिवरेजिंग करनी है एफएनओ में करते हैं तो अपने कॉल ऑप्शंस के साथ ट्रेडिंग करें तो ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल, तो जैन साहब 100 रुपए हैं तो उसमें से कितने अभी खर्च करने चाहिए ये बताइए। मेरे हिसाब से 50 रुपए खर्च कर देने चाहिए इन टाइम पे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो 50 रुपए अभी खर्च करिए और उसके बाद इवेंट को निकल जाने दीजिए, बाकी तब खर्च करिएगा और उन शेयरों में और अच्छे मौके आपको मिल सकते हैं। लेकिन देखिए, मौके तो कल दिए कई कंपनियों ने। कल के बाजार में सबसे अच्छा प्रदर्शन अगर एफएनओ में कोई शेयर दिखा रहा था तो वो था एमएनएम का। शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिली और क्या नंबर्स आए ट्रैक्टर के बिक्री के आंकड़ों के। और देखिए अब उसके बाद ब्रोकरेज हाउसेस की क्या व्यू निकल कर आ रही है, मॉनसून का असर दिखने लगा है। और आप देखिए ट्रैक्टर की बिक्री एमएनएम की भी बढ़ी, एस्कॉर्ट्स की भी बढ़ी। एस्कॉर्ट्स ने तो रिकॉर्ड ट्रैक्टर बेच डाले पिछले महीने में, तो फेस्टिवल सीजन में क्या जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। कुछ ही देर में हम आपको बताने वाले हैं
टीवीएस और हीरो मोटोकॉर्प ने भी अच्छे नंबर्स दिए हैं कल बाजार बंद होने के बाद, लेकिन पहले नियति के पास चलते हैं और जानते हैं इन अच्छे आंकड़ों के बाद ब्रोकरेज हाउसेस एमएनएम पर क्या व्यू बना रही है। नियति बताइए। बेहद बुलिश है, सिटी की रिपोर्ट है और ये जो अनिल जी ने अभी बताया ना कि मानसून, अच्छे मानसून का असर दिख रहा है, सिटी ये मान के चल रहा है कि अभी तो कुछ दिखा ही नहीं है, आगे चल के और तेजी होने का इनको अनुमान है। निवेश करने की सलाह दे रहे हैं और लक्ष्य इनका 1590 का है, जो कि 16% का अपसाइड दे रहा है अगले 12 महीने के दौरान। कल भी ये शेयर 3.5% के आसपास चढ़ा था और आज भी ये मान के चल रहे हैं कि और तेजी हो सकती है। पॉजिटिव है ट्रैक्टर वॉल्यूम ग्रोथ पर, आगे चल के और ज्यादा बढ़ने का अनुमान है। हालांकि ये जो यूटिलिटी व्हीकल्स का अंडर परफॉर्मेंस है पूरी तरह से प्राइस्ड इन है, इसको पूरी तरह से इग्नोर कर दीजिए। ट्रैक्टर की बिक्री पर ही ये बुलिश है, निवेश करके चलिए। 1590 का लक्ष्य आपको एमएनएम दिखा सकता है 12 महीने के दौरान। आज एक अपग्रेड आया है भारतीय इंफ्राटेल पर बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच का। अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग थी, अब इसे बढ़ा करके इन्होंने न्यूट्रल की कर दी है। टारगेट प्राइस बढ़ा रहे हैं, 337 का था अब 377 का कर दिया है, 3% के आसपास का एक अपसाइड देख रहे हैं। FY 17 और 19 का EPS अनुमान ये बढ़ा रहे हैं 7% और 11%। भारतीय एयरटेल 40% के आसपास इसमें हिस्सेदारी बेच सकता है। कई बड़े प्लेयर्स KKR जैसे इस रेस में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं, रिपोर्ट्स हैं। हालांकि अभी ये जैसे ही प्ले अप होगा स्टॉक की रेटिंग हो सकती है। निवेश करके चलिए, 377 का लक्ष्य आपको भारतीय इंफ्राटेल दिखा सकता है। तो ये स्टॉक कल तेज दौड़ लगाता हुआ नजर आया भारतीय इंफ्राटेल का। देखना होगा आज क्या और मजबूती बढ़ती है। लेकिन इसके अलावा नीति बताएं और कौन सी रिपोर्ट से आए? मेटल सेक्टर पर बड़ी रिपोर्ट आई? जी हाँ अनिल जी, JP मॉर्गन की एक रिपोर्ट है जिनमें वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जिंक रिलेटेड मेटल्स उनको सबसे ज्यादा पसंद है और एल्यूमिनियम के मेटल्स पे पूरी तरह से अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं। घरेलू आयरन ओर की जो कीमतें हैं वो काफी कमजोर रहने का इनको अनुमान है और हाई ग्रेड कोल प्राइसेस जो हैं वो आगे चल के बढ़ सकती हैं। कोल इंडिया के इन्होंने एस्टिमेट्स घटाए हैं, लेकिन FY 18 के लिए जो आउटलुक है उस पे काफी ज्यादा बुलिश है, पॉजिटिव है। डाउनग्रेड करें NMDC और नाल्को को न्यूट्रल से अंडरवेट का कॉल दे रहे हैं। नाल्को का टारगेट प्राइस इनका 46 का है और NMDC का टारगेट प्राइस अब घटा करके इन्होंने 100 रुपए का कर दिया है। दोनों में ही 18 से 29% का एक डाउन साइड देख रहे हैं, लेकिन वेदांता और हिंडाल्को पर ये पॉजिटिव है। टारगेट प्राइस बढ़ा रहे 220 से बढ़ा करके 255 का कर दिया है वेदांता का और हिंडाल्को का टारगेट प्राइस 170 से बढ़ाकर 190 का कर दिया। यानी मौजूदा भाव से वेदांता में 17% और हिंडाल्को में 21% की तेजी 12 महीने के दौरान हो सकती है। बिल्कुल, तो हिंडाल्को के ऊपर जरूर रखिएगा नजर। शनिवार को नंबर्स भी आने वाले हैं। नंबर से पहले अगर कोई ब्रोकरेज हाउस व्यू पॉजिटिव करे, लक्ष्य बढ़ाए तो वो अच्छी बात मानी जाएगी। ओवरवेट की रेटिंग JP मॉर्गन की 170 से 190। शुक्रिया नियति आपका इस जानकारी के लिए। तो चार्ट पर रजत जी आपसे राय लेना चाहता हूं, हिंडाल्को और वेदांता दोनों में बेटर चार्ट आपको किसका लगता है और क्या तेजी करनी चाहिए या फिर इतनी अच्छी रैली के बाद आपको लगता है मुनाफा वसूली आ जाएगी? चार्ट्स की रीडिंग क्या कहती है? चार्ट के अनुसार हिंडाल्को भी बुलिश है, वेदांतो भी बुलिश है, लेकिन हिंडाल्को को 165 का स्तर पार करने के बाद में और तेजी देखने की गुंजाइश है। खुलासा ये कर देना चाहता हूं कि दोनों शेयर जो आपने पूछा है उसमें मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट पोजीशंस है, बट अभी फिलहाल हिंडाल्को में कोई अगर बाइंग करे तो कल की जो लो था 153 का, उसी का स्टॉप लॉस से बाइंग कर सकते हैं। ऊपर में 165 क्रॉस करने से 170 के आसपास जा सकता है। जहां तक वेदांत का सवाल है, वेदांत तो पिछले दिन मतलब डे बिफोर ये बहुत अच्छी प्राइस मूवमेंट दिखाया था। अभी इसको 224 का जो लेवल है वो लेवल पार करके इसको सस्टेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एक फिबोनाची लेवल है। उसको पार करने के बाद में ये 232 234 जा सकता है। अगर आप पूछेंगे कि दोनों में स्ट्रेंथ की रेटिंग दी जाए तो वेदांता ऑब्वियसली इज अ क्लियर विनर, उसमें कोई शक नहीं है। वेदांता ज्यादा मजबूत है, हिंडाल्को और वेदांता दोनों ले रखे हैं रजत ने, तो इसका मतलब तेजी की पोजीशन को आपको होल्ड करना चाहिए। लेकिन फिलहाल SGX निफ्टी धीमे धीमे और कमजोर होता दिख रहा है। अभी 40 अंकों का नुकसान होता दिख रहा है। एक बार एशियाई बाजारों पर नजर डाल लें, क्या वहां कमजोरी बढ़ी है? देख लेते हैं किस तरह। जापान में तो आज छुट्टी है, निक्केई बंद है। हांगकांग और चीन ये दो बड़े बाजार हैं, तो शंघाई के बाजार हरे से लाल निशान में आए हैं। जी हाँ, थोड़े कमजोर हुए। कॉस्पी कोरिया हरे निशान में था, वो भी लाल में आ गया है।
और स्ट्रेट टाइम से 1/3% नीचे। हाँ, थोड़ी हांगकांग में कमजोरी बढ़ी, आधा %। तो एशियाई बाजार थोड़े थोड़े कमजोर हो रहे हैं, तो यहां पर नजर रखिए। देखिए ओपनिंग तो एशियाई बाजारों से होगी, फिर देखते हैं कि किस तरह का माहौल दिखता है। तो 8,495 जो एसएक्स निफ्टी दिख रहा है, 25 पॉइंट की प्रीमियम, 30 पॉइंट की गिन लें तो शायद 8,475 के नीचे खुलते हुए दिखे, वो एक अच्छे संकेत नहीं होंगे अगर वहां पर ओपनिंग होती है। तो चलिए, ये एक बड़ा संकेत है। आइए अब उन स्टॉक्स पर बात करें जहां पर आज एक्शन दिखने वाला है खबरों के दम पर। 2 व्हीलर स्टॉक्स, आपसे राय लेना चाहता हूं संदीप। हीरो मोटोकॉर्प और टीवीएस जो सेल्स नंबर्स आए, हीरो मोटोकॉर्प के इतने दमदार नहीं है। 6,66,000 यूनिट्स बेची है, पिछले महीने के मुकाबले में थोड़ी कम है, 674-675 के आसपास थी। टीवीएस के नंबर्स ठीक दिख रहे हैं, अच्छे हैं। तो 2 व्हीलर स्टॉक्स में क्या करना चाहिए और अगर खरीदना हो तो किसे खरीदें? देखिए, काफी बुलिश हूं ये पूरे सेगमेंट पे, और मुझे ऐसा लगता है कि इस महीने में थोड़ा सा आंकड़े कम आने का रीजन ये भी है, मैंने कुछ डीलर से बात की थी, एक तो वर्किंग डेज कम थे इस महीने में। अगर देखें तो पहले दशहरे की बड़ी छुट्टी आ गई, फिर दिवाली भी वीकेंड पे आ गई, तो थोड़ा सा एक माहौल वैसा बना हुआ था। बट ओवरऑल फेस्टिव बाइंग भी काफी हुई है, तो इसलिए मेकअप हो गया है। बट ओवरऑल हीरो होंडा, टीवीएस और बजाज ऑटो, ये तीनों ही अच्छे लगते हैं। बट बेस्ट इनमें से अगर बात करें तो मैं अभी भी कहूंगा कि हीरो होंडा के साथ जाना चाहिए। ये स्टॉक आउट परफॉर्म करेगा आने वाले दिनों में भी और आने वाले सालों में भी। चलिए, तो हीरो मोटोकॉर्प ज्यादा अच्छा लगता है, हालांकि टीवीएस मोटर के नंबर क्या जबरदस्त आए हैं और मोटरसाइकिल के नंबर देखिए अच्छे दिखे हैं। तो आज ये दोनों शेयर रिएक्ट करेंगे। अनिल, केवल अब फोर्स मोटर रह गया है, बाकी सारे नंबर्स तो मंथली सेल्स के आ चुके हैं, तो देखना होगा आज फोर्स मोटर किस तरह के नंबर्स पेश करता है। लेकिन साफ तौर पर आप देखिए, कच्चे तेल का असर आज ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर भी देखने को मिलेगा। रजत, इनके चार्ट्स कैसे लगते हैं? क्या ओएमसीज में आपको स्ट्रेंथ लग रही है? कुछ गिरावट में अच्छे शेयर हैं, और कुछ देर पहले संदीप कह रहे थे कि अच्छे शेयर खरीद लेने चाहिए, 100 रुपए हैं तो 50 रुपए वहां पर खर्च करने चाहिए। तो क्या ओएमसीज खरीदेंगे या थोड़ा इंतजार करेंगे? देखिए हेमंत, मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ। आपने टेक्निकल चार्ट देखते हैं, आज के दिन वो कच्चे तेल का भाव गिर चुका है बोल के अगर इसमें बाउंस आता है तो बहुत बढ़िया है। लेकिन बीपीसीएल बोलिए या तो इंडियन ऑयल बोलिए, इसमें 5, 8, 13 ये तीनों मूविंग एवरेज का बेयरिश क्रॉसओवर हो रहा है। ऐसी तरीका का क्रॉसओवर हो रहा है जिसको डेड क्रॉस कहा जाता है, मतलब यहां से और नीचे जाने की उम्मीद है। अभी ये नया खबर के अनुसार अगर ऊपर की तरफ चलता है तो एक चीज देखना चाहिए कि इंडियन ऑयल जो है वो 321 पार करके अगर नहीं चले तो मैं उसमें बिकवाली करूंगा और 321 के ऊपर में स्टॉप लगा के 311, 308 का उसी रेंज पे पहुंचेगा, ऐसा समझ में आ रहा है। और जहां तक भारत पेट्रोलियम का सवाल है, भारत पेट्रोलियम में भी सिमिलर फॉर्मेशन दिख रहा है, इसमें भी नीचे जाने की पॉसिबिलिटीज है। नीचे की एक ट्रेंड लाइन है जो कि 652 पे है, 652 तक नीचे की जाने की पॉसिबिलिटीज है। जब तक ये 670 के ऊपर जाके सस्टेन नहीं करता है तब तक इसमें एटलीस्ट टेक्निकली कोई खरीदारी नहीं बनता है। ये दोनों मैं क्लोजली ट्रैक करता हूं, इसीलिए इस दोनों के बारे में राय दिया है। टेक्निकल अभी तक कुछ अच्छा संकेत नहीं दे रहे। खरीदने का मन नहीं है ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का, तो इसी कच्चे तेल की थीम को अगर पलट दें तो ओएनजीसी के लिए ये नेगेटिव माना जाएगा, ऑयल इंडिया के लिए नेगेटिव माना जाएगा। इसे बेचेंगे क्या? देखिए, ओएनजीसी का चार्ट जो है वो भी तो काफी वीक दिख रहा है। मतलब ओएनजीसी का चार्ट में भी वही जो डेड क्रॉस का बात मैंने किया है इंडियन ऑयल के बारे में, वो ओएनजीसी के चार्ट में भी दिख रहा है। ओएनजीसी में 283 के ऊपर में स्टॉप लगा के आप बेचिए, और नीचे मुझको लगता है ये 265, 269, 265 ये रेंज तक जाने की काफी जोरदार संभावना है। और कल बिकवाली जिस तरीका का हुआ था उसको देखते हुए ये भी वीक हो चुका है। एक चीज है हेमंत कि ये तीनों चार्ट जो मैंने डिस्कस किया अभी तक, ओएनजीसी, आईओसी और बीपीसीएल, एमएससीडी, 14 आरएसआई, दोनों में तगड़ा सेल सिग्नल है, और वो सेल सिग्नल ये बता रहा है कि इसमें अगर रैली आए भी तो ऊपर में बेचना चाहिए। चलिए, तो ऊपर में बेचना है, चाहे वो ऑयल एक्सप्लोरेशन वाली कंपनियां हो चाहे ऑयल मार्केटिंग वाली कंपनियां हो, खरीदारी कुछ नहीं करनी है, उछाल में बिकवाली करनी। ये है राय रजत की। लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फोकस करेंगे अंबुजा सीमेंट पर। आज नतीजे आने वाले हैं, कमजोर नतीजों की आशंका है। कितने कमजोर हो सकते हैं नतीजे, और ट्रेड कैसे करना है आपको अंबुजा सीमेंट को नतीजों से पहले बताएंगे इस ब्रेक के बाद।
हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है संदीप जैन साहब और रजत बोस साहब। और अब बात करते हैं अंबुजा सीमेंट की। अंबुजा सीमेंट का हम आपके सामने पोल ले आए, किस तरह के नतीजे आ सकते हैं वो आपको बताना जरूरी है। और नतीजों के पहले कल स्टॉक थोड़ा सा 1.5-2% कमजोर होता हुआ दिखा था। वैसे तो अब तक जितने दिग्गज नतीजे पेश कर चुके हैं सीमेंट कंपनी में, कहीं कोई अच्छे नंबर्स तो आए नहीं है और अंबुजा से भी वैसे कोई अच्छे नंबर्स की उम्मीद तो है नहीं। लेकिन फिलहाल मुनाफा भले आपको 41% बढ़कर आता हुआ दिख रहा हो, लेकिन नजर रखिएगा वॉल्यूम्स पर, नजर रखिएगा रियलाइजेशन पर, वो काफी अहम होगा। और इसी वजह से हम कह रहे हैं कि देखिए आय एकदम फ्लैट है, तो आय 0.5% नीचे दिख रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 375 करोड़ के आसपास आने की संभावना है। मुनाफा भी अगर आप देखें तो लगभग मार्जिन आपके सामने 18% के आसपास के मार्जिन में जो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होगा उसकी वजह से ये बेहतर हो सकता है। मुनाफा 220 करोड़ सितंबर तिमाही में आने की संभावना है। संदीप क्या कहेंगे नतीजों से पहले, और किस तरह के नतीजों की आपको उम्मीद है और क्या करना चाहिए? देखिए नतीजे सर्टनली ये जो तिमाही गई है उसमें सही नहीं रहते हैं। सीमेंट कंपनीज की जनरली जो मॉनसून और ये सब के टाइम पे सेल्स थोड़ी वीक रहती है, बट आने वाला हाफ हो सकता है कि अच्छा रहे। और ओवरऑल सीमेंट कंपनीज के रिजल्ट्स भी कोई बहुत ज्यादा अच्छे नहीं आए, तो हो सकता है कि इस कंपनी के भी नहीं आए। साउथ में इस कंपनी का मार्केट है नहीं, नॉर्थ में मार्केट है, बट हालांकि प्राइसेस फिर भी ठीक थे, रियलाइजेशंस वगैरह ठीक थी और रॉ मटेरियल कॉस्ट भी थोड़ा कम था, उसकी वजह से हो सकता है कि मार्जिन एक्सपेंशन हो। तो मार्जिन एक्सपेंशन पे बिल्कुल नजर रहेगी और वॉल्यूम्स नेगेटिव होने की बिल्कुल उम्मीद है। बट ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि जो करेक्शन आ चुका है स्टॉक में और डाउनसाइड रिस्क बहुत ज्यादा मुझे लगती नहीं है, तो नेगेटिविटी क्या ऑलरेडी डिस्काउंटेड हो चुकी है। और हो सकता है कि एक छोटा सा एक मतलब रिस्क लेने की कोशिश करें और 10-20 रुपए की कोशिश करें रिस्क लेने की। 10-20 वैसे तो 5 से 10% होते हैं, एफएनओ में तो बड़ा होता है, बट ओवरऑल कैश मार्केट में अगर कोई ले तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतरीन बन सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक में बिल्कुल लोअर लेवल्स पे जहां पे भी नेगेटिव रिजल्ट्स आए तो वहां पे लेने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी करेक्टेड है स्टॉक। और मेरे हिसाब से सीमेंट सेक्टर ओवरऑल नेक्स्ट हाफ में सर्टेनली अच्छा करेगा। और जिस तरीके की सरकार की स्पेंडिंग है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग है और जो भी लाइनअप हुए हैं और एक्शन आया है और बजट भी आगे आने वाले दिनों में है और जीएसटी का भी बहुत बड़ा बेनिफिट इन कंपनीज को मिलने वाला है, तो मुझे लगता है कि लॉन्ग रन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं और शॉर्ट रन में रिजल्ट के लिहाज से अगर नेगेटिव आए तो सर्टेनली लेना चाहिए और पॉजिटिव है तो अच्छी बात है ही। चलिए, तो करेक्शन हो चुका है काफी, नतीजों के बाद यहां पर खरीदारी के मौके दिखेंगे, लेकिन देखना होगा वॉल्यूम ग्रोथ किस तरह की रहती है। अगर ये साउथ में इनका एक्सपोजर होता तो शायद इनके लिए अच्छा समय होता। वहां पर हमने देखा था कीमतें भी बढ़ी थी, लेकिन नॉर्थ इंडिया में कीमतों में दबाव ही देखने को मिला। खाली जो है ना ऑपरेटिंग लेवल पर थोड़ी सी परफॉर्मेंस ठीक होगी और मार्जिन उस वजह से वो इंप्रूव कर पाएंगे। आप देखिए ना, जो हम पोल बना रहे हैं क्या है, हमारा पोल क्या कह रहा है कि आय एकदम फ्लैट है, कोई बढ़ोतरी नहीं, फिर भी प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो उसकी वजह सिर्फ ये कि ऑपरेटिंग लेवल पर थोड़ी सी, अब दिक्कत क्या है, ऑपरेटिंग लेवल पर जो एफिशिएंसी आ रही है, जो इंप्रूव होगा वो टिक नहीं पाएगा। और उसमें भी 375 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अच्छा, आज के लिए आपको एक ही आंकड़े पर नजर रखनी चाहिए और वह है ये 375 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट का आंकड़ा। अगर ये आंकड़ा कमजोर होता है, प्रॉफिट एक बार छोड़ दीजिए, अगर ये आंकड़ा कमजोर होकर आता है 375 करोड़ से या 350 करोड़ के नीचे दिखता है तो फिर इस स्टॉक की पिटाई होना पक्का है। बिल्कुल, और ध्यान रखिएगा सीमेंट कंपनियों में दबाव देखने को मिल रहा है। 375 करोड़ जो अनिल बता रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट का आंकड़ा, ये अगर आता है तो वो 20% का इजाफा होगा, लेकिन क्योंकि अनुमान लगाया जा रहा है कि ये आंकड़ा आएगा तो इसके नीचे का नंबर जो अनिल कह रहे हैं वो डिसअपॉइंट कर सकता है। फिर आज इस पर रखिएगा नजर। लेकिन हमारे साथ अब एफएनओ पर बात करने के लिए क्रिस सुब्रमण्यम साहब भी जुड़ चुके हैं। क्रिस, हाय, गुड मॉर्निंग। बताइए कैसे देख रहे हैं आप मार्केट्स को और आपको क्या लग रहा है कि क्या बहुत दबाव हो सकता है आज के दिन भारतीय बाजारों में, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी धीरे धीरे देखिए खिसकता जा रहा है नीचे की तरफ, अब 40 अंक की गिरावट दिखा रहा है, 8,500 के नीचे ये तो पहुंच गया। हेमंत, गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली कल की जो बाजार का जो रुख था काफी नर्वसनेस था मेरा मानना, और यहाँ पर खास करके एफआई की भी बिकवाली एक चिंता का विषय बन गया, क्योंकि अगर आप देखें तो कैश में भी बिकवाली है और इंडेक्स फ्यूचर्स में भी दबाव है। तो मिलजुल के अगर आप देखें तो आज 8500 का जो एक अहम सपोर्ट रहा है लास्ट 3-4 महीने में, वो अभी एक थ्रेट डेफिनेटली है और यही मान के चलना पड़ेगा, शायद यहाँ से ये फिसलेगा।
लेकिन हमारा मानना है कि शायद ये सब ये जो नवंबर 8 यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है इसके चलते, इस वॉलेटिलिटी के चलते ये सब हम देख रहे हैं। और यहाँ से अगर जैसे जैसे हम इसका कुछ क्लैरिटी आते हुए देखेंगे और तो यहाँ पर वाइल्ड स्विंग्स देखने को मिल सकती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारा मानना है कि शायद कोई डायरेक्शनल कॉल लेना काफी रिस्की हो सकता है। तो उस लिहाज से अभी वैसे भी अभी नवंबर सीरीज काफी अर्ली स्टेज पे है, उसको ध्यान में रखते हुए हमारा मानना है कि शायद 8,500 का कॉल पुट बेच के चले, यानी कि प्रीमियम आपको 270 रुपए तक मिलती है। और अगर हम बेच के चले तो हम एक मॉडेस्ट टारगेट पकड़ के चल रहे हैं 200 का, और एक स्टॉप लॉस 300 रख सकते हैं। इसका फायदा यही है कि अगर जैसे जैसे हम 8 तारीख के बाद नतीजे की तरफ बढ़ेंगे, शायद एक वॉलेटिलिटी धीमा होने के चांसेस है, और उस लिहाज से आई थिंक यहाँ पर इसका ये प्रीमियम श्रिंक होने की पूरी संभावना है। तो उसका फायदा उठाए, आई थिंक वो बेटर स्ट्रैटेजी रह सकता है। और आई थिंक वही वैसे ही आई थिंक अप्रोच सही रहेगी। इतनी बड़ी इवेंट के पहले कॉल और पुट बेचना कुछ जरूरत से ज्यादा रिस्क नहीं हो जाएगी कि कहीं बाजार एक तरफ बड़ा मूव कर गया? जैसे ब्रेग्जिट के वक्त क्या हुआ था कि सबको पता था कि ब्रेग्जिट हो गया तो बड़ा बुरा हाल हो जाएगा, लेकिन बाजार बढ़ गया। इसी तरह से अगर हिलेरी क्लिंटन जीत जाए बाजार गिर जाए, या ट्रम्प जीत जाए बाजार बढ़ जाए, तो फिर ऐसे में पुट कॉल बेचना मतलब ज्यादा रिस्की नहीं होगा? जी, हमारा मानना है कि शायद यहाँ पर प्रीमियम ये काफी अच्छी खासी कुशन दे सकती है, क्योंकि अगर आप देखें तो टोटल 270 रुपए का 270 रुपीज का प्रीमियम है। और इसका अगर आप देखें तो नीचे का स्टॉप लॉस अगर भी पकड़ के चले तो शायद एक मुश्किल से 8,300 8,250 इस यहाँ तक है एक गिरावट। तो वहां तक अगर गिर भी जाए तो आई थिंक मार्केट में आई थिंक बाउंस आने का चांसेस, क्योंकि अगर वहां पर भी अच्छी अहम सपोर्ट है टेक्निकली अगर आप देखें तो 8,300 के आसपास बहुत जबरदस्त सपोर्ट है। और ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो मुझे नहीं लग रहा मार्केट में यहाँ पर 8,750 8,800 इसके ऊपर फिलहाल इस जो अगर फेवरेबल रिजल्ट भी आए तो उसके बियॉन्ड जा पाएगी। तो उसको ध्यान में, एक कैलकुलेटेड रिस्क है, लेकिन मेरा मानना है कि शायद ये बेटर स्ट्रैटेजी रहेगा रादर देन टेक अ डायरेक्शनल कॉल, क्योंकि डायरेक्शनल कॉल में क्या है कि यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रिगर होने का चांसेस ज्यादा रहती है। तो उस लिहाज से आई थिंक ये स्ट्रैटेजी कुछ जहां पर हमें अच्छे खासे कुशन मिल रही है वो स्ट्रैटेजी अपनाए तो आई थिंक वो बेटर आई थिंक फायदेमंद हो सकता है। जी बिल्कुल। चलिए लेंगे ब्रेक, और ब्रेक के बाद क्रिस, रजत, संदीप इन सबके कॉल्स जानेंगे। आज के लिए कौन से पिक्स ये आपको दे रहे हैं, कहां पर ट्रेडिंग करने से आपको होगा फायदा, ये सब बात करेंगे ब्रेक के बाद। मार्केट काउंटडाउन में आप सभी का स्वागत है। एसजीएक्स निफ्टी देखिए 41 अंक नीचे। अनिल, ट्रंप का जो टाइफून है ना, वो दरअसल दुनिया भर के बाजारों को देखिए परेशान कर रहा है। हांगकांग के बाजार नीचे, स्ट्रेट टाइम्स, ताइवान, तो एशिया बाजारों का मूड थोड़ा और कमजोरी वाला होता हुआ जो रिकवरी दिख रही थी एसजीएक्स निफ्टी में वो गुम होती हुई दिख रही है। अब आप देखिए 8,500 के नीचे शुरुआत होगी, इस तरह के संकेत एसजीएक्स निफ्टी दे रहा है। लेकिन ऐसे बाजार में कहां पर हैं ट्रेडिंग के मौके? रजत, आप शुरुआत करिए, बताइए आज के आपके टॉप पिक्स क्या हैं? एक तो पहले ही कहा था इंडियन ऑयल की 321 के ऊपर में स्टॉप लगा के मैं 311 और 308 का ये मान के बेचना चाहूंगा। इसके अलावा मैंने अभी आपको ये भी कह सकता हूं कि भारतीय एयरटेल जो है वो 316 के ऊपर में स्टॉप लगाइए, 300 तक उम्मीद करके इसमें भी बिकवाली कर सकते हैं। इंडसइंड बैंक इसको हम बाई करना चाहता है। कल के दिन बाजार जब वीक था ये बहुत अच्छी प्रदर्शन दिखाया। 1255 का एक लक्ष्य रख के 1215 का स्टॉप लगा के इसमें खरीदारी करना चाहता हूँ। ओके, तो इंडसइंड बैंक ये बड़ा 2-3 दिन से काफी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। विपरीत है। सब कह रहे हैं कि सारे बैंक बेचिए, इंडसइंड बैंक मत बेचिए। ऐसा क्या हुआ? सरप्राइजिंग है। कुछ हुआ नहीं, नतीजे पहले आ चुके थे। वही मैं बोल रहा हूँ, नया ऐसा डेवलपमेंट। संदीप, कुछ सुना आपने इंडसइंड बैंक में क्यों इतनी तेजी हो रही है? नहीं, इंडसइंड बैंक के नतीजे तो अच्छे थे ही, और इंडसइंड बैंक में एक खास बात है कि रूरल पुश जबरदस्त है कंपनी में, और कंपनी जिस तरीके से पास्ट में भी ग्रो करते आई और आगे भी आने वाले दिनों में भी रहेगी। बट ये सारी चीजें ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, और मुझे ऐसा लगता है कि अब क्या कि रिजल्ट सबसे पहले ही कंपनी होती है, इवन इन्फोसिस के पहले, तो अब हो सकता है कि उसका एक इम्पैक्ट आए और उसके बाद अब ये फायदा मिला है। बट स्टिल आई वुड लव टू गो विद दिस बैंक, क्योंकि ओवरऑल प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में इंडसइंड बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक ये दो वाकई में मुझे अलग लगती है, और ये आने वाले सालों में भी ये आउट परफॉर्म करेगी इस सेक्टर में। तो इंडसइंड बैंक देखिए, अब रजत को तो पसंद था ही, संदीप जी भी कह रहे हैं खरीदारी करिए। हमें मजे की बात, क्रिस सुब्रमण्यम की भी टॉप पिक इंडसइंड ही है। इंडसइंड के लिए टारगेट्स क्रिस आप अपने बताइए, और बाकी के स्टॉक्स भी बताइए जहां पर आपकी नजर है।
जैसे बाकी कलीग्स भी कह रहे थे, इंडसइंड बैंक में हमने अच्छी खासी स्ट्रेंथ देखी है, तो ऑब्वियसली इसके साथ अगर तेजी करने का तो शायद ये एक अच्छी काउंटर है। और मेरा टारगेट जो है 1270 का है, जहां खरीदारी करके चले, और स्टॉप लॉस 1200 रख सकते हैं। और यहाँ तक दूसरे दो कॉल्स का सवाल है। C8 हमारा मानना है कि शायद यहाँ पर कहीं ना कहीं इसमें टायर कंपनीज में यहाँ पर थोड़ी बहुत नरमी ऑलरेडी देखने को मिल रही है, तो उसको ध्यान में रखते हुए कल भी हमने C8 में भी एक शॉर्ट बिल्डअप देखे। तो C8 भी यहाँ पर 1175 यहाँ तक 45 यहाँ तक जाने की संभावना है, उसमें बिकवाली करके चले और 1235 का एक स्टॉप लॉस लगाए। और तीसरा LIC हाउसिंग फाइनेंस, आई थिंक हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में भी एक लॉन्ग अनवाइंडिंग, जबरदस्त तेजी के बाद लॉन्ग अनवाइंडिंग का माहौल स्टार्ट हुआ है। आई थिंक उसको ध्यान में रखते हुए इसमें बिकवाली की जा सकती है। यहाँ पर टारगेट 555 और एक स्टॉप लॉस 586। तो एक बाई कॉल और एक दूसरा 2 सेल कॉल से के साथ आई थिंक आज अप्रोच की जा सकती है। ओके, तो ये है आपके लिए आज के ट्रेडिंग कॉल्स। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और इस ब्रेक के बाद लौटेंगे, बाजार का भरपूर एक्शन आपके लिए लेकर आएंगे, क्योंकि शुरुआत करेंगे हम प्री ओपनिंग सेशन की। बताएंगे करेंसी मार्केट में किस तरह का एक्शन आज देखने को मिलता है। निफ्टी 40 अंक नीचे। बताएंगे आपको स्टॉक 2020 के टॉप 20 ट्रेडिंग आइडियाज, और साथ ही 9:15 से शुरू होगा आपके लिए बाजार का भरपूर एक्शन। शुरुआती कारोबार में कहां बन रही है पोजीशन, कौन से स्टॉक से एक्शन में, कहां आपके लिए दिन भर के ट्रेडिंग के मौके शुरुआती 15-20 मिनटों में, ये पूरा एक्शन लेकर आएंगे आपके लिए पहला सौदा में, इस छोटे से ब्रेक के बाद।